वालेकुम सलाम। यानी तिलावत हो जाए तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी यार, कल की क्लास तक हमने कुछ साइकिल्स को कवर किया था। आज कुछ साइकिल कवर करते हैं और फिर उनका सवाल भी देख लेते हैं। सही है जी। तो एक मिनट में जरा यहाँ पे ले आऊँ। कल हमने इन्वेंट्री काउंट तक किया था। अच्छा भाई, आज हम देख लेते हैं कैश एंड बैंक। मुझे एक बात बताओ, कैश एंड बैंक जैसे इदारे का मकसद होता है कंट्रोल लगाने का, तो आई थिंक कि कैश एंड बैंक से रिलेटेड भी सबसे अहम एरिया होगा किसी भी इदारे के लिए, क्योंकि कैश है तो वो प्रॉन टू चोरी है और चोरी हो सकता है। तो इदारे के मकसद होंगे। अगर मैं आपसे वैसे ही वर्बली मकसद डिस्कस करूं, तो इदारे का प्योर मेन मकसद क्या होना चाहिए कैश से रिलेटेड? आप लोग बताएं, क्या होना चाहिए कि कैश चोरी ना हो। ऐसा ही है, यानी एक रुपया भी इधर उधर ना हो। ऐसा ही है जी। और जो पैसा है वो टाइमली बैंक में जमा हो जाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऑनलाइन में जल्दी से पार्टिसिपेट करना तुम लोगों ने। ऐसा ही है जी, कि भाई कैश चोरी ना हो और टाइमली बैंक में जमा हो जाए। ये इदारे के मकसद होंगे। वेरी गुड जी, अब आगे देखिएगा। मैंने ये कहा कि भाई हमने इदारे का सबसे पहले मकसद लिखा हुआ है कि कैश, अब पूरा साइकिल समझो कैश का क्या होता है। इदारे के पास पैसा आता है, उसमें से वो कुछ पेमेंट्स करता है। अच्छा जी, पेमेंट्स करने के बाद वो कुछ पैसा अपने खर्चे के लिए रखता है, जिसको मैं कहता हूँ पेडी कैश। और जो पैसा बच जाता है वो कहाँ जमा कर देता है? बैंक के अंदर। यानी अगर मैं ओवरऑल एक ब्रॉडर पिक्चर देखूं, तो इस साइकिल के अंदर पैसा आना है, तो क्या पैसे आने पे कंट्रोल होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए। फिर मैंने कहा इदारे से पैसा जाता भी है, उसको मैं कहता हूँ पेमेंट्स। वहां पे इदारे का मकसद ये होगा कि पेमेंट बिला वजह किसी को भी नहीं हो जाए, जो चीज परचेज की है उसी के लिए हो। ऐसा ही है। तो हमने कहा पेमेंट पे भी कंट्रोल होंगे। फिर मैंने कहा कि अगर मैं अपने इदारे के लिए कोई पेटी कैश निकाल के रख रहा हूँ यूज के लिए, तो क्या ये हो सकता है कि वो पेटी कैश चोरी हो जाए? तो उस पर भी कंट्रोल होने चाहिए। और हमारे पास जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है उसको कोई भी और निकाल ना सके। तो ओवरऑल पिक्चर में इसको देखना है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप ये देखें कि कैश रिसीविंग पे हमारा मकसद क्या है। कैश रिसीविंग का मकसद ये है कि जितना भी कैश है वो रिकॉर्ड हो जाए और बैंक हो जाए। रिकॉर्ड होने का मतलब ये कि जो कैश आया वो रिकॉर्ड हो गया और बैंक में जमा हो गया। ऐसा ही है जी। अच्छा जी, अब आगे। ये ऑल दो पुराना मेथड है, अब ऐसा कोई सीन नहीं है, पर क्योंकि तुम्हारी किताब के अंदर तो मैं बता रहा हूँ। वो कह रहा है बाय पोस्ट। बाय पोस्ट का मतलब ये है कि आपके पास अगर लिफाफे में पैसे आए, यानी पहले, अब तो देखो बैंक ट्रांसफर होते हैं ना, पहले तो कोई सर्विसेज ली थी तो हम क्या करते थे, पोस्ट के जरिए भेजते थे। पर क्योंकि उसमें चोरी चकारी होने लग गई थी, तो अब वो चीजें क्या हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। पर क्योंकि पोस्ट का पार्ट है तो मैं उसको एक नजर दिखा रहा हूँ। अच्छा भाई, मुझे एक बात बता, काउंटर पे एक बंदा बैठा हुआ है जो क्या करता है, कैश कलेक्शन करता है, लिफाफे कलेक्ट करता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो लिफाफा खोले, पैसे निकाल के जेब में रख ले? क्या ये रिस्क है? ऐसा है ना, रिस्क है। तो इसके ऊपर क्या लगाना चाहिए? कंट्रोल लगाना चाहिए। कंट्रोल लगाने के लिए हम एक इंडिपेंडेंट बंदा बिठा दें, जो उस प्रोसेस को क्या करे, ऑब्जर्व करे कि जो पैसा आया, क्या वो पैसा आके जो उसने लिफाफा खोला, तो देखो ऑब्जर्व के साथ साथ एक और चीज भी होनी चाहिए, हिसाब किताब। तो उसको क्या बोलना नीचे, लिस्टिंग बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। यानी इस प्रोसेस को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा और वो रिकॉर्ड करेगा कि जब पैसा रिसीव हुआ वो काउंट करेगा, ये लिखेगा, वो काउंट करेगा, ये लिखेगा। तो आपको नहीं लगता कि कल को पैसा चोरी होगा तो ये बात सामने आ जाएगी कि जो पैसे आए थे और रिकॉर्ड कुछ हुए थे तो बाकी कहाँ गए? क्या ये बात ऑनलाइन में आपको भी क्लियर है? ऐसा ही जी, ऑनलाइन में जल्दी बता दो। ये तो बाय पोस्ट की कहानी हो गई। तो हमने इस पे पैसा आने पे कंट्रोल लगा दिया। अब सुनिएगा मेरी बात। बाज औकात
फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूं कि लेट्स से कि खाड़ी का आउटलेट है, खाड़ी का आउटलेट है, सही है जी, आउटफिटर्स है, लिवाइस है, नाइकी है, कोई स्पीड स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें हैं। आपको ये पता है ना कि इनका हेड ऑफिस तो अलग है पर इनकी ब्रांचेस हैं जिसको मैं आउटलेट्स कहता हूँ। तो वहां पे क्या कैश सेल होती होगी ना कैश सेल? हाँ भाई, ऑनलाइन में तो कैश सेल होती होगी, जिसको मैं काउंटर सेल्स भी कहता हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, कैश सेल से रिलेटेड पहले तो सोचो रिस्क क्या होंगे मेरे, कि मैंने चीज सेल कर दी और पैसे जेब में रख लिए, ऐसा ही है। तो ये रिस्क है, उससे रिलेटेड बेसिक रिस्क। तो आओ उसके ऊपर कंट्रोल देख लेते हैं। उसके लिए वो कहता ये है, समझिएगा मेरी बात, उसके लिए कहता ये है कि जो बंदा सेल कर रहा है, सही है जी, जो बंदा सेल कर रहा है, जो अब पैसे रिसीव कर रहा है, वो बंदे होने चाहिए रिस्ट्रिक्टेड। क्या होने चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड। यानी आपने फॉर एग्जाम्पल किसी बेकरी में भी देखा होगा 10 बंदे काम कर रहे होते हैं, पैसे लेने वाला एक होता है, या तो वो मालिक होता है या तो वो ट्रस्ट वर्दी बंदा होता है। क्योंकि देखो 10 बंदे पैसे लेके अगर गुल्लक में डालेंगे तो 10 को ट्रेस करना मुश्किल है। तो आप सेंटर पॉइंट रख दो एक बंदा, ऐसा ही है जी ऑनलाइन वालों। तो हमने कहा कि भाई रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयज होने चाहिए, और क्या होनी चाहिए? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, यानी जो माल बेच रहे हैं वो अलग, जो पैसे कलेक्ट कर रहा है वो अलग। और किसी नॉर्मल होटल पे भी जाओगे तो जो वो माल सर्व कर रहे होते हैं, खाना सर्व कर रहे होते हैं, वो आवाज लगाते हैं कि उस्ताद ये रायता, ये वो लिखता रहता है। तो आपको पता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, यानी माल देने वाला अलग और रिकॉर्ड करने वाला अलग। आगे देखिएगा, टिल रोल और मैनुअल इनवॉइसेस। टिल रोल क्या होता है समझना। आपने देखा होगा कि जब आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं, जैसे इम्तियाज में चले गए, तो आपको पता होगा वो एक पर्ची वाला गोल गोल पन्ना डालता है मशीन के अंदर, ऐसा ही है। उससे होता क्या है? उससे होता ही है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सीक्वेंशली नंबर प्रिंट हो रही होती है, वो सेल प्रोसेस है। वो कहाँ से आ रही होती है? सेल के प्रोसेस से। पर मुझे एक बात बताओ, जितनी सेल हुई, तो ट्रिल रोल फॉर एग्जाम्पल ट्रिल रोल लगाया की जाता है, ये भी सुनो। हमें एक बात पता होती है कि जो वो रोल है उससे 100 इनवाइसेस बन सकती हैं। कितनी इनवाइसेस? 100 इनवाइसेस। अगर 99 बनी तो एक इनवॉइस गायब है या तो कैंसिल हुई होगी। कैंसिल हुई होगी तो उसके ऊपर कैंसिलेशन होनी चाहिए। क्या ये बात आप सबको क्लियर है कि भाई इनवॉइसिंग होनी चाहिए, इनवॉइसिंग के बगैर काम नहीं हो सकता? आगे जी, फिर हमने ये कहा कि अगर, ये तो वो बात हो गई पैसे की कलेक्शन से रिलेटेड, ये कौन सी बात हो गई? पैसे की कलेक्शन से रिलेटेड। वेरी गुड, पैसे की कलेक्शन से रिलेटेड। इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने कहा अगर मैं काउंटर सेल करता हूँ तो सबसे पहले पैसे लेने वाला अलग होना चाहिए, रिकॉर्ड करने वाला अलग होना चाहिए। पहली चीज मैंने बता दी। मैंने कहा कि भाई जब भी आप ये रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप ये रिकॉर्डिंग हवा में नहीं करेंगे, इसका हिसाब किताब होना चाहिए। हिसाब किताब कैसे होगा? इनवॉइसेस के जरिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे सुनिएगा। फिर मैंने कहा ये पैसे आ गए इदारे के पास, यानी उस ब्रांच के पास। अब होता यह है कि तुम मुझे खुद सोच के बताना एक बात, जब मेरे पास पैसे आ गए तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उस ब्रांच के पास कैश मौजूद हो। तो आपको नहीं लगता जो हेड ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं वो सरप्राइज काउंट्स के लिए लोगों को भेजें? किसके लिए भेजें? सरप्राइज काउंट्स के लिए। अच्छा, सरप्राइज काउंट्स के लिए लोगों को भेजें तो अगर मैं कह रहा हूँ 50 ब्रांचेस हैं तो 10 पे भेजें या सब पे भेजना चाहिए? सब पे भेजना चाहिए। अच्छा, फिर सब पे क्यों भेजना चाहिए? ठीक है, सीधी सी बात है भाई, रिस्क तो सब में है ना। तो ये कोई ऑडिट नहीं, और सुनना मेरी बात, ये बहुत अहम बात है, ये ऑडिट नहीं है, ये इदारा खुद कर रहा है। ये इदारे के खुद के कंट्रोल में, तो वो खुद भी सैंपल बेसिस पे करेगा या 100% करेगा? 100% करेगा। अगर तुम्हें पता लगे कि ये जो काउंट्स होते हैं वो सैंपल बेसिस पे होते हैं, दिस मीन्स कि ये क्या है? कंट्रोल्ड एफिशिएंसी। क्या है भाई? ये कंट्रोल्ड एफिशिएंसी है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि काउंट होना चाहिए सारी ब्रांचेस पे रेदर देन वन ब्रांच या सम ब्रांचेस, ऐसा ही है जी। तो ये रहा, count should be performed for all places rather than selected places, ऐसा ही है जी। आगे सुनिएगा। फिर मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल एक और नई चीज डाल के आया हूं उसके अंदर, तो अगर तुम्हें समझ आई ये चीज, काउंटर पे या किसी सुपर स्टोर पे एक बंदा है, प्लीज सुनिएगा, इसको समझिएगा। काउंटर पे या सुपर स्टोर पे एक बंदा है, सही है जी। वो अपने उसका रिलेटिव आया, उसने उसको चीज दे दी। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या रिस्क है कि वो रिलेटिव को चीज बेचे? हो सकता है कम पैसों में बेचे या तो पैसे ही ना ले उससे। पहले बताओ ऑनलाइन मतलब तुम सबको ये बात समझ आई कि भाई हो सकता है
कि या तो उसको चीज बेचे पैसे कम ले या तो पैसे ले ही ना। तो क्या आपको नहीं लगता है जो इसमें लिखा हुआ है कि पॉलिसी बननी चाहिए कि कैश सेल्स कोई बंदा अपने रिलेटिव को नहीं करेगा, कैश की सेल कोई भी बंदा अपने रिलेटिव को नहीं करेगा, क्योंकि इदारों में आपको पता होता है ये पॉलिसीज बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एचबीएल में ये होता है कि भाई जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, फ्रॉड के चांसेस होते हैं। तो इसलिए रखी जाती है पॉलिसी। आगे देखिएगा तो वो कह ये रहा है कि रिकंसिलिएशन शुड बी परफॉर्म फॉर ईच ब्रांच। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा कि इनवॉइसेस बनती हैं और इनवॉइसेस के अगेंस्ट में क्या होता है, कैश। मुझे बताओ अगर मैं ये कहूं कि मैं हर हफ्ते रिकंसिलिएशन करूंगा, क्या रिस्क है, बंदा भाग जाए। अच्छा क्या ये बात अच्छी नहीं है कि मैं जैसे ही दिन क्लोज हो जाए 6 बजे स्टोर बंद होता है तो 6 बजे एक वही बंदा या इंडिपेंडेंट बंदा, वेरी गुड यार, इंडिपेंडेंट बंदा वही बंदा रिकंसाइल करे तो क्या मसला है, वो बोलेगा सब सही है। यानी रिकंसिलिएशन कौन बनाए, इंडिपेंडेंट बंदा। अच्छा इंडिपेंडेंट बंदा क्या करेगा, इनवॉइसेस लेगा और कैश लेगा, इनवॉइसेस के टोटल को मैच करेगा। लेट से भाई 5 मिलियन की सेल्स हुई तो कैश भी कितना होना चाहिए, 5 मिलियन। अगर कोई कमी पेशी है तो वो रिकंसिलिएशन में सामने आ जाएगी। ये किसकी रिकंसिलिएशन की बात हुई है, बैंक रिकंसिलिएशन है, कैश की, कैश की इनवॉइसेस से रिकंसिलिएशन। ऑनलाइन वाले बताओ ये बात क्लियर है, जल्दी से आप अफर्म करें तो हम आगे चलते हैं। ऐसा ही है, चलें जी अब आगे। अब मुझे एक बात बताएं सर, इसके बाद ये कैश की रिकंसिलिएशन का भी दिमाग चल रहा है मेरा। मैंने कहा या तो मेरे पास पैसा आएगा पोस्ट के जरिए, यानी जो लिफाफे में आता है, मैंने कहा वो रिडंडेंट हो चुकी है चीज। मैंने कहा कैश सेल्स है, कैश सेल्स पे आपने कंट्रोल लगा दिया कि भाई रिलेटिव को नहीं भेजूंगा, हर बंदा कैश रिसीव नहीं करेगा, हर दिन के आखिर में क्या बनेगी, रिकंसिलिएशन बनेगी और इनवॉइसेस के जरिए बनेगी। इनवॉइसेस नहीं होंगी तो कभी भी ट्रेस नहीं हो पाएगा। इवन तो एआरडीडी में भी यही होता है, एआरडीडी में आपको स्लिप मिलती है ना, और वो सीक्वेंसली क्या होती है, नंबर्ड होती है, ऐसा ही है, सीक्वेंसली क्या होती है, नंबर्ड होती है। तो अब आप बोलेंगे सर मैं पेज ही फाड़ दूं, तो उसके पीछे कार्बन कॉपी लगी हुई होती है, उसके पीछे क्या लगी हुई होती है, कार्बन कॉपी। जब वो इनवॉइस बनाता है ना उसकी कॉपी भी बनती है, तो वो छुपा नहीं सकता। बात समझ आ रही है, तो वहां से वो चीज पकड़ में आ जाती है। अब आगे सुनिएगा, समझाने की बात यह है कि जब हमने रिकंसिलिएशन बनाई, डे एंड आ गया, तो हर इदारा करता ये है कि 4:30 बजे तक की क्लोजिंग कर रहा होता है। 4:30 बजे तक क्या कर रहा होता है, क्लोजिंग। और फिर हमारे बैंक से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मैं तो खुद एचबीएल में रखा हूँ, मुझे पता है। जैसे खाड़ी वगैरह ये क्या करते हैं, ये कैश इन ट्रांजिट की सर्विसेज लेते हैं। किसकी सर्विसेज लेते हैं, कैश इन ट्रांजिट की। कैश इन ट्रांजिट की सर्विसेज एक थर्ड पार्टी देती है। वो क्या करती है, अपनी वैन लेके आती है, तुम देखते होगे आर्मर वगैरह की वैन घूम रही होती है, उसमें कैदी नहीं होते हैं, पैसे होते हैं, सही जी। वो कहाँ लेके जाती है, बैंक में, और जमा करा देती है। अब सुनना मेरी बात, ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है बैंक के बीच में, थर्ड पार्टी वैकेनेट वगैरह जो है ना, वैकेनेट जो गाड़ी लेके घूमती है, उसमें कैश होता है। वो क्या करता है, खाड़ी गया, खाड़ी से कैश उठाया, रोल्स बनाया, उसके लेके कहाँ चला गया, रिस्पेक्टिव ब्रांच में जमा करा दिया। तो बेसिकली आपको क्या ये नहीं लगता कि जितना पैसा ड्यूरिंग द डे जमा हुआ है वो हाथ के हाथ कहाँ डिपॉजिट होना चाहिए, बैंक में। अच्छा क्या मसला है अगर मेरे पास पड़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ छप्पर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर खाड़ी की कुल 100-200 लोकेशंस हैं, हाउ यू आर गोना ट्रेस, सही है जी। तो आपको क्या करना चाहिए, दस्ती पैसे कहाँ जमा कराने चाहिए, बैंक में। अगर आपको सवाल में लिख के दे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये बताया जाए कि हम 2 दिन बाद जमा कराते हैं, डेफिशिएंसी है। क्यों डेफिशिएंसी है, चोरी हो सकता है, ऐसा ही है जी। आप सब्सटेंशियल कैश नहीं रख सकते, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि भाई क्या होना चाहिए, डेली डिपॉजिट विदाउट एनी डिले। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताओ, डेली डिपॉजिट हो गया, अब मैंने क्या किया, मैंने वैकेनेट को वो दे दिया जिसके पीछे जैसे बच्चे ने कहा लिखा हुआ था, हाउ एम आई ड्राइविंग, कॉल करके बताओ, ऐसा ही है ना, वो सारी चीजें होती हैं, ये सारा पूरा ऑडिट प्रोसेस है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो पैसा बैंक में जमा हुआ है, सही है, तो बैंक में जब जमा होगा तो तुम क्या वैकेनेट वाले से कुछ पूछोगे नहीं कि डिपॉजिट स्लिप भी तो बनती होगी। वैगन हार्ट का बंदा गाड़ी से पैसे निकाल के ब्रांच में जाएगा, जमा कराएगा, तो जमा ऐसे तो नहीं होती है, उसके लिए क्या बनाई जाती है, डिपॉजिट स्लिप। तो इसका एक और भी तो कंट्रोल लगाओगे कि जो हमने पैसे दिए थे वो जमा हुए, तो पहली चीज तो मुझे बैंक से मैसेज आएगा, और बैंक से मैसेज के अलावा मुझे बैंक की डिपॉजिट स्लिप चाहिए होगी स्टैम्प। वो मुझे कौन देगा, वैकेनेट, जिसने बंदे ने क्या किया है, डिपॉजिट करवाया है।
तो डिपॉजिट स्लिप अगर नहीं लूँ तो क्या मसला है? हो सकता है कि भाई जाहिर सी बात है हमने दिए थे कोई 5 मिलियन, उसमें से उसने 1 लाख रुपए छपा कर लिया है। तो डिपॉजिट स्लिप जब तक नहीं देखोगे तब तक ये बात अफर्म नहीं होगी, और बैंक वाला अंधा नहीं है, वो ऐसे स्टैम्प लगाएगा ही नहीं जब तक उस पर अमाउंट सही नहीं लिखोगे। ऐसा है। बैंक वाला क्या करता है, मशीन में पैसा करके वो पूरी पैसे काउंट हो जाते हैं। कभी जमा कराए हो तो ये होता ही है ना वहाँ पे, कि बैंक वाला मशीन में पैसे लगाता है, वो 1000 के नोट गिन के खत्म कर देता है। तो वो जब वो काउंट करेगा उसको, तो अगर उसमें 5 मिलियन में कमी पेशी हुई और डिपॉजिट स्लिप पे 5 मिलियन लिखा हुआ, बैंक वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा वापस से डिपॉजिट स्लिप भरो जिसके अंदर सही अमाउंट लिख के आओ। ये बात क्लियर है आप सबको? क्लियर है जी? ऑनलाइन तो जल्दी बता दो। तो तभी यहाँ पे लिखा हुआ है मैच करेंगे डिपॉजिट स्लिप विद कैश बुक। सही है। चलें जी आगे। फिर मैंने कहा ये तो पैसे आने पे कंट्रोल हो गए, तो क्या कोई ज्यादा पेमेंट नहीं करता? करता है ना पेमेंट। तो आओ पेमेंट्स पे क्या होता है, सुनना मेरी बात। अच्छा भाई, ऐसे ही एग्जांपल्स दे रहा हूँ पेमेंट्स के रिलेटेड। पेमेंट्स के रिलेटेड अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए, सुकून से सोचिएगा, कि जब भी मैं पेमेंट करूंगा तो या तो किसी परचेज के अगेंस्ट में करूंगा, या तो एसेट की परचेज होगी, या इन्वेंट्री की परचेज होगी, या तो कोई एक्सपेंस होगा। पर अब एक बात सीखो जरा, आज लिंकेज बना रहा हूँ तुम्हारी ताकि पूरी ब्रॉडर पिक्चर सामने आए। मैं परचेजेस की पेमेंट तब करूंगा जब मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, समझना मेरी बात, जब फाइनेंस डिपार्टमेंट को गुड रिसीट नोट और परचेज ऑर्डर मिल जाएगा। देख रहे हो गेम कंट्रोल कैसा है? कंट्रोल घूमते 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 पेबल पे आया, अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो चेक बनाऊंगा। तो चेक बनाने से पहले क्या मैं ये देखूंगा कि उसके पीछे के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है? देखो ये फिर कंट्रोल है यहाँ पे, ये बहुत अहम बात है। देखो आपको याद होना चाहिए कि जब आपके पास घूम के चीजें आई थी, सही है जी, तो मुझे खुद भी एक बात बताओ ना, जब क्या घूम के चीजें आई थी तो आपको याद होगा कि भाई उसके लिए परचेज ऑर्डर बना था, रिक्वेजिशन आई थी, परचेज ऑर्डर बना था, जीआरएन बना था, दोनों को मिला के हमने फाइनेंस को भेजा था। फाइनेंस ने कहा था कि भाई हाँ आप इसको हम एज पेबल रिकॉर्ड करें, पर वो पेबल ही रहेगा या पे भी होगा? अब पे होगा ना। पेमेंट होनी है उसकी, तो पेमेंट हवा में होगी या डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके? उसके भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो क्या मैं फिर से अब जो परचेज इनवॉइस सामने से आई वो चेक करूंगा? यस। उसका जीआरएन चेक करूंगा? यस। उसका परचेज ऑर्डर चेक करूंगा? यस। तीनों चीजें चेक हो गई, मैंने देखा ये रिकॉर्डिंग हुई हुई है इसकी। अब मैं उसकी क्या करूंगा? पेमेंट। क्योंकि जब मैं सीएफओ से साइन करवाने जाऊंगा कि भाई ये पेमेंट करनी है, वो कितनी चीजें देखेगा? 3। इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहता हूं मैं उसको। इस केस में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है? जीआरएन, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस। इनवॉइस कौन सी? जो उसने भेजी है मुझे। बात क्लियर है यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेना पेमेंट करने से पहले। हाँ, पेबल समझा नहीं तुम्हारी बात? तो अभी अभी कर रहे हैं ना, उस पर आ रहे हैं ना। वो कह रहा है कि कैश पेमेंट से पहले क्या कर लेना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो वो तो चेक बनेगा ना उसका, और चेक के साइड में काउंटर फाइल होता है। काउंटर फाइल पर आप लिखते हो ना कि इसको पेमेंट हो रही है, ऐसा ही है। चलिए जी, और एक पेमेंट वाउचर भी बनता है, वो इदारे का इंटरनली होता है कि इसको पेमेंट करती है। आगे सुनिएगा। अच्छा जी, फिर वो कह ये रहा है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए, आपने चेक बना दिया, चेक आप फिर क्या करवा लेंगे? अप्रूव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या चेक बनाने वाला और अप्रूव करने वाला सेम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? रीजन? बिल्कुल, वेरी गुड। तो भाई आपको भाई अलग अलग अथॉरिटीज को रखना है, यानी जो पेमेंट के लिए ऑथराइजेशन करेगा वो सीनियर अथॉरिटी होगी, ऐसा ही है। अब एक और चीज सुनो, बाज औकात ऐसा होता है कि गेम करते हैं को, मतलब ये तो इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिसी मिच्योर हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी, उसका टाइम खत्म हो गया, अब पेमेंट होनी है। हुआ ये था, मतलब इंश्योरेंस में ये फ्रॉड निकले थे। जब पहले कंट्रोल्स वगैरह, भाई ऐसी बातें, चोरी होती है तो फिर उसके ऊपर हल आता है ना उसका। तो हुआ ये था कि एक पॉलिसी मिच्योर हो गई, सही है, उसकी पेमेंट हो भी गई, पर इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, उस पर क्रॉस मार्क नहीं किया। क्रॉस मार्क करके उस पर स्टैंप लग जाना चाहिए पेड। क्या लग जाना चाहिए? पेड। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या परचेजेस एक की होंगी, पूरे साल में हजारों की होंगी, हजारों परचेजेस की होंगी, तो मेरे पास 1000 परचेज इनवॉइसेस होंगी। तो जो पे हो गई उसको ऐसे ही रहने दूं या उसके ऊपर पेड का स्टैंप लगा दूं? इससे फायदा क्या है?
कौन सी पेड हो गई, कौन सी पेड नहीं हुई है। तो अगर ये स्टैम्प नहीं लगाऊंगा तो एक इनवॉइस कितनी बार पे हो जाएगी? बात समझ आ रही है? तो देखो वो क्या कह रहा है, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि आप कोई उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दें कि वो सेटल हो चुका है। क्लियर है ऑनलाइन वाले? जल्दी बता दो। हाँ जी, जल्दी से, आपकी कंफर्मेशन का वेट हो रहा है। आप बताएंगे तो हम आगे चलेंगे, जल्दी से बताएं। ओके जी, बेहतरीन है। अच्छा भाई, फिर वो कह ही रहा है कि यार कोशिश किया करो कि पेमेंट करो, अगर किसी को चेक हाथ में दे रहे हो, बैंक ट्रांसफर नहीं कर रहे तो क्रॉस चेक के जरिए देना। क्रॉस चेक का फायदा ही होता है वो कैश नहीं हो सकता। क्रॉस चेक का फायदा होता है वो कैश नहीं हो सकता, वो सीधा सीधा अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो अगर कोई चोरी हुई या किसी गलत अकाउंट में गया तो यू विल बी एबल टू नो कि किस अकाउंट में गया, वहां से ट्रेस हो जाएगा। पहले बताओ, ये बात क्लियर हुई कि क्रॉस चेक होना चाहिए आइडियली। आगे, प्रॉम चेक्स में प्रॉम रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने क्रॉस चेक बना के दे दिया, सही है, और मैंने ये कहा कि भाई जब मैंने चेक बना के दे दिया तो मैं क्या वेट करूं जब उसके अकाउंट में क्लियर हो तो एंट्री बनाऊं, या फौरन एंट्री बना दूं? तो ये तो सर हमारे बैंक से, तो समझना मेरी बात, हमारे बैंक से तब जाएगा जब वो प्रेजेंट करेगा, तो मैं क्यों एंट्री बना दूं? भाई हमने पेमेंट कर दी, हम निकाल दें, हम लायबिलिटी को करते हैं डेबिट और बैंक को करते हैं क्रेडिट। तो सर ऐसे तो बैंक स्टेटमेंट से तो गया ही नहीं है पैसा, ये तो मसला हो गया, रिकनसाइल ही नहीं होगी ये चीज। अब बोला ना इसने कि सर बैंक रिकनसिलिएशन इसलिए तो बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन बनती क्यों है, इसलिए तो बनती है। अच्छा भाई, आपके पास तो रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। आपने देखे अगर रेट किया ना, वो आप वो चस्ती 6 महीने बाद जाएगा तो तुम्हारी तो लाइबिलिटी खड़ी हुई है। तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हें बोलेगा भाई क्यों नहीं पे किया, अब तक हमारे रेशियोज खराब हो रहे हैं, करंट रेशियो खराब होता है ना। करंट रेशियो क्यों खराब होता है? लाइबिलिटी ज्यादा है आपकी। मेक सेंस? हाँ भाई ऑनलाइन वाला बताओ, ये बात क्लियर है? जल्दी। ओके जी, बेहतरीन है। आगे, अब सर मुझे इतना पता है कि पेमेंट्स पे भी कंट्रोल देख लिया मैंने। आगे देखते हैं। बाज औकात होता ही है कि हम ना अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए कुछ पेटी कैश निकालते हैं। खर्चे के लिए पेटी कैश आता है ना, जैसे एआरडीडी के पास होगा। पर आपको नहीं लगता कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल पेटी कैश की कोई लिमिट ही सेट नहीं की, तो हर बंदा बोलेगा कि 10-10 मिलियन का पेटी कैश रखो, वहां पे पार्टियां चल रही हैं। सही है जी, एडमिन वाले पिज्जा मंगवा रहे हैं, सही है, मतलब क्या, कोई मंदी चल रही है, यहाँ से बोटियां आ रही हैं, फ्रंटियर से कबाब आ रहे हैं, कढ़ाइयाँ आ रही हैं, मतलब सारे पैसे खा पी के उड़ा दिए। तो आपको क्या लगता है कि पेटी कैश की लिमिट होनी चाहिए असाइंड, ताकि एक्सेसिव खर्चा ना हो, और इससे कंट्रोल भी रहता है कि भाई पेटी कैश का मतलब है चाय पानी के खर्चे, चाय पानी में मिलियन रुपीज कहाँ से खर्च हो रहे हैं, कौन सी चाय पानी है ये? सही है, तो आपको ये याद रखना। अच्छा सुनिएगा यहाँ पे, मैक्सिमम लिमिट should be set based on past experience। अब past experience क्या, फॉर एग्जाम्पल भाई ये बोलते हैं अगर सर एम के आते हैं तो वो दिन में 2 कॉफी पीते हैं, तो मेरी 2 कॉफी के 15-15 रुपए के साशे हैं, 30 रुपए का खर्चा है मेरा, ऐसा है। अब वो जब कॉफी बनती है तो वो दूध भी यूज होता है, तो फॉर एग्जाम्पल दूध के डब्बे महीने में कितने आते होंगे? 10 आते होंगे, 20 आते होंगे। अब ये तो 100 डब्बे ला के रख दिए, भाई कौन है जो इतनी चाय पी रहा है? बात समझ आ रही है? तो ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आप खर्चा देखते हैं, उसके हिसाब से लिमिट असाइन कर देते हैं, बोलते हैं इतने महीने में इससे ज्यादा पेटी कैश हम आपको नहीं देंगे, और अगर आपने यूज किया या आपके एग्जॉस्ट हो गया तो अपनी जेब से दोगे। तो इसलिए भी सामने वाला बंदा जो कैशियर होता है ना, उसका हिसाब भी रखता है कि नहीं यार इतने पैसे क्यों दूं क्यों, तो वो भी हिसाब किताब रखता है। हमने तो इंटरनल कंट्रोल में सीखा है, जब ऊपर से गवर्नेंस स्ट्रांग होती है ना तो नीचे कंट्रोल्स भी अच्छे होते हैं। ऐसा ही है। चलें जी, अब इसके बाद हमने मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी, और चलो मैक्सिमम लिमिट सेट भी की, तो क्या मैं ऐसी काउंटर पे पैसे रखूं जो आप कोई भी हाथ मार के ले जाए? उस पे क्या क्या कहाँ होना चाहिए? उसको सेफ बॉक्स में होना चाहिए। ऐसा ही जी, तो आप देखें, मस्ट बी केप्ट इन अ हैवी लॉक्ड बॉक्स। हैवी लॉक्ड बॉक्स क्यों कह रहा हूँ? तो लकड़ी का ना बना हुआ, उसके अलावा हैवी, हैवी इसलिए कोई उठा के नहीं जा पाए। अब फॉर एग्जाम्पल तुमने लॉकर रखा हुआ है, सही है जी, इतना सा लॉकर है, उसमें 10,000 रख दी, उसने बोला सही है कैश मुझे नहीं चाहिए, डब्बा ही उठा के ले गया, सही है। तो ये बात याद रखना, हैवी लॉक्ड बॉक्स होना चाहिए, हल्का फुल्का नहीं होना चाहिए। आगे सुनिएगा, आप पेटी कैश के लिए जो पैसे निकालेंगे या तो कैश में से अलग करेंगे या तो बैंक से मंगवाएंगे। पेटी कैश निकालने के लिए भी अप्रूवल होनी चाहिए। यानी आपने लिमिट सेट कर दी अलग बात, पर हर महीने जो पैसे निकालोगे तो हवा में निकालोगे, उसकी भी अप्रूवल, उसकी भी अप्रूवल तो सर ऑथराइज होना चाहिए इन एडवांस।
ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब जब पैसे आ गए, लेट से 10,000 रुपये निकाल लिए, अब मैंने कहा कि भाई मुझे बर्गर खाना है, तो यहाँ पे जो बंदा बर्गर लेने जाएगा, अब वो क्लास में आकर तो डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे कि भाई सर मुझे बताएं कि आपको बर्गर चाहिए, आपके इतने पैसे बनते हैं, मैं बोलूँ क्लास रुको मैंने जेब से निकाले उसको दे दिए। ऐसा नहीं है, वो पैसे वहीं से कटवाएगा, यानी वो अकाउंट से पैसे लेगा पेडी कैश के और चला जाएगा। अब हुआ ये कि अकाउंट से जब वो पैसे लेके गया बर्गर लेने के लिए मेरा, तो बाद में वो बंदा मुकर गया, मैंने सर आकाश के लिए बर्गर लिया ही नहीं था। तो उसके लिए क्या कंट्रोल होना चाहिए? क्या? वाउचर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? वाउचर बनना चाहिए। भाई वाउचर इसलिए बनना चाहिए ना, क्योंकि जब जैसे फॉर एग्जांपल अल्ताफ आया या गौर आया, वो लेके गया अकाउंट से पैसे, अकाउंट वाला बोलेगा बाबू पैसे लेके जा रहा है, पहले इस पे साइन कर। एक वाउचर बनाएगा, पेड फॉर द परचेज ऑफ बर्गर ऑफ एम के। सही जी, उसने बोला बस 100 रुपए दे दिए उसको, सही है, चपली का आपका बर्गर खाएंगे सर, 100 रुपए दे दिए। अब 100 रुपए के साइन ले लिए अल्ताफ से, तो क्या ये एक डॉक्यूमेंट आ गया कि 100 रुपए खर्च हुए थे और वाकई में खर्च हुए थे, और किसने लिए थे? अल्ताफ ने। और फिर कल को मेरे पास आएगी ये बात कि सर आपके ये 100 रुपए डिडक्ट हुए थे, तो आपकी हम सैलरी में से काट रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने कौन सा बर्गर खा लिया? तो बोलेगा यार सर ये मेरे कैसे पता लगाऊं किसने पैसे लिए थे? पता लग सकता है वाउचर से, तो वाउचर पे किसके साइन होंगे? अल्ताफ के। क्या पकड़ा जाएगा? ऐसा ही है। तो ये होते हैं कंट्रोल्स, कि भाई कल को भाई टीचर को तो याद होगा ना कि क्या खाया क्या नहीं खाया, या तो मंगवाया या तो नहीं मंगवाया। अब वो बोल रहा है चपली, भाई मैं चपली खाता ही नहीं हूँ, मैं तो उसको लेके कैसे आ गया मेरे लिए? बात समझ आ रही है? तो ये पूरे ओवरऑल कंट्रोल्स हैं। तो भाई वो कह ये रहा है कि रिकॉर्डेड ऑन पेटी कैश वाउचर सीक्वेंशली नंबर्ड, ये भी सीक्वेंशली नंबर्ड होना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं है कि बीच में से कोई गायब है? सही है। आगे, पेटी कैश एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल लेजर प्रॉम्प्टली। लॉजिकल सी बात है, जब पैसे आए होंगे तो डेबिट हुए होंगे, जाएंगे तो क्रेडिट होंगे, पर उसके अगेंस्ट में डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस। तो कह रहा है ऐसे नहीं कि पैसे देते जा रहे हो, एक्सपेंस भी तो बुक करो, क्योंकि इदारे का खर्चा हो रहा है, और ये अल्टीमेटली टीचर की सैलरी में से क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि इदारा अपने पे खर्चा नहीं कर रहा, टीचर्स के लिए कर रहा है। और टीचर को अगर कुछ खाना पीना है तो वो उसके जेब का खर्चा है। हम एक्सपेंस बुक करेंगे फिर किससे रिकवर करेंगे? टीचर से रिकवर करेंगे। ऑनलाइन वालों तुम सबको ये बात समझ आई? पूरी पेटी कैश की मूवमेंट, पैसा आता है, और पैसा आता है अप्रूवल के बाद, आके रखा कहाँ जाता है? हैवी लॉक्ड बॉक्स में। ऐसा ही है, जब यूज होता है पैसा तो अल्लाह वास्ते यूज होगा या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उसको कहते हैं पेटी कैश वाउचर। क्लियर है जी? कुछ पूछ रहे थे? क्या? रिवर्स हो जाएगा एक्सपेंस। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ हैं पेटी कैश के लिए, मैं अगर बताऊं कि जो दूध वगैरह के खर्चे हैं, वो तो एआरटीडी खुद बियर करता है ना, वो तो एक्सपेंस ही है। तो अगर मैं कुछ बर्गर खा रहा हूँ अपने लिए तो वो तो मेरा एक्सपेंस है ना। भाई चाय तो इदारे की तरफ से होती है ना, या कॉफी हो गई, सही है, पर जो इसके अलावा के खर्चे हैं वो तो हमारे अपने हैं। तो देखो वट एवर द केस, चाहे रिकवर हो या एक्सपेंस हो, हिसाब में होना चाहिए। सही है, क्योंकि इदारा भी बोलेगा ना कि तूने पेटी कैश के नाम पे 50,000 निकाले थे तो कहाँ खर्चा हुआ, तो फिर वो एक्सपेंसेस के लेजर में दिख रहे होंगे। तो बोलेंगे किस किसने लिया था, तो उसके वाउचर्स बने हुए होंगे, किस बंदे ने लिया था उस बंदे का नाम होगा। इसको मैं कहता हूँ ऑडिट ट्रेल। क्या होती है ये? ऑडिट ट्रेल होती है। ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर है? जल्दी बता दो। बेटर। चलें जी इधर, बेहतरीन। अब आगे कैश बैलेंसेस। अब मैं अगर ये बात कहूँ, देखो अभी तक जो बात चल रही थी, मैंने कहा पैसे आए, पैसे की पेमेंट हुई, और पैसे अलग से यूज के लिए रखे हुए, ये तो वो बात हो गई। पर आपको नहीं लगता कि इदारे के पास कुछ कैश इन हैंड भी होता है? अच्छा ये पेटी कैश नहीं होता, वो अपार्ट फ्रॉम पेटी कैश होता है। कैश इन हैंड का मतलब ये है कि भाई आपने कुछ कैश पेमेंट्स भी करनी होती है। बैंक पेमेंट नहीं, कौन सी पेमेंट? कैश पेमेंट्स। तो कैश पेमेंट्स के लिए कुछ पैसा हाथ में रखना भी होता है, उसको मैं कहता हूँ कैश इन हैंड। ऐसा ही है। आगे देखिएगा, मैंने ये कहा कि भाई जैसे पेडी कैश होता है वैसे ये भी किसमें होना चाहिए? हैवी लॉक बॉक्स में होना चाहिए। सही है जी। और कौन सी प्लेस पे? सिक्योर्ड। अब ऐसा नहीं हो कि एआरटीटी ने छत पे लगा दिया वो हैवी लॉक बॉक्स, सब बच्चे आके झाँक के देखे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे जा रहे हैं, तो भाई ये तो रिस्क है ना। चलिए जी। और ये क्या मतलब है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स? कि हर बंदे को एक्सेस ना हो, या तो एक ऑथोराइज पर्सन हो या तो उसे मालिक हो। ऐसा ही है। ऑथोराइज पर्सन कौन? उस पर फाइनेंस का हेड, वही उसमें जाके चेक कर सकता है ना, क्योंकि और किसी की अथॉरिटी होनी नहीं चाहिए। खुद भी देखो अथॉरिटी होगी तो फिर वही जो FAR 1 में सीखा है, डिफॉल्केशन हो जाती है, पैसे हो जाएंगे गायब,
आपको पता लगेगा बाद में जब आखिर में काउंट हो रहे होंगे। बात समझ आ रही है? कोई सवाल? क्यों रिस्क आ गया? एक बंदे को एक्सेस दे रहे हैं तो एक बंदे को, लॉजिकल सी बात है कि पकड़ा जाएगा ना। तुम्हारे सिवा किसी के पास एक्सेस ही नहीं था, उन्होंने बात ही लॉजिकल की, तो लेके भाग गया तो पकड़ा तो जाएगा ना। पता है ना कौन लेके भागा? सबको एक्सेस दे दिया, सब एक दूसरे को टोपी रखेंगे, इसने किया, इसने किया, इसने किया, किसको पकड़ोगे? तो एक रिस्ट्रिक्टेड बंदे को भी वो नॉर्मल बच्चा नहीं होता, उसकी सैलरी इतनी रखी जाती है कि उसका पेट भरा हुआ हो। सही है? तो ये बिजनेस नॉर्म्स हैं कि आप उस बंदे को एक्सेस देते हो जिसकी सैलरी अच्छी हो, जिसके लिए ये मायने नहीं रखता हो। सही है जी? और वो बंदा देख के रखता है इदारा कि जिसको एक्सेस देना है। राइट है? चलिए जी। अब बैंक बैलेंस, मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी बंदा बैंक अकाउंट खुलवा सकता है कंपनी का, या उसके लिए अप्रूवल होनी चाहिए डायरेक्टर्स की? डायरेक्टर्स की अप्रूवल होनी चाहिए, वरना देखो इससे रिस्क क्या है। रिस्क ये है कि अगर कोई भी आपने बैंक अकाउंट खुलवा दिया और किसी एम्प्लॉय ने अपने नाम पे खुलवा दिया, तो वो बोलेगा हमने आपको सेल की थी, इस बैंक अकाउंट में पैसे भेज दो। तो वो सीन क्या चल रहा होगा? सीन ये चल रहा होगा कि वो कंपनी का अकाउंट तो होगा पर किसी बंदे के नाम पे होगा। तो वो समझ रहे होंगे लोग कि हम कंपनी को भेज रहे हैं, जबकि आ किसको रहे होंगे? बंदे को। तो वहां पे वो कह रहा है कि अप्रूवल ऑफ न्यू बैंक अकाउंट होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कस्टोडियन और सिग्नेटरी अलग होना चाहिए। यानी समझाने की बात ये है कि आपके पास जो चेकबुक होगी, समझा मेरी बात? चेकबुक होगी, चेकबुक जो बनाने का इख्तियार है वो अलग होगा, उसको साइन करने वाला अलग होगा। लॉजिकल सी बात है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी यही है। इधर नो प्री साइन चेक्स, इसका क्या मतलब है भाई? अगर किसी सीएफओ ने कहा कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, सही है जी, 1 महीने के लिए मैं खाली चेक साइन करके जा रहा हूँ, अगर कोई पेमेंट वेमेंट करनी हो तो एक काम ये करना है, इसके ऊपर अमाउंट लिखना और कर देना। उसने बोला तो बिस्मिल्लाह। अच्छा, उसने बोला मैंने बस जा रहा है, उसने बोला थाईलैंड जा रहा हूँ। पता चला जो सीएफओ पूछा उससे पहले वो एम्प्लॉय बैठा हुआ था वहां पे। क्यों, कैसे बैठा हुआ था? सारा पैसा निकाल के बैठा हुआ था, बोला सर मैं भी छुट्टी लेके आ गया था। तो ये बाद में जब गया तो पता लगा वो अंदर थाईलैंड में ही सीएफओ वहां बैठ गई, उसकी नौकरी फारिग हो गई है। ऐसा ही है, तो प्री साइन चेक्स होने नहीं चाहिए, इवन जितना भी ट्रस्टवर्दी बंदा हो, प्री साइन चेक्स नहीं होते इधर। अच्छा भाई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुड बी मेड बाय सेपरेट इंडिविजुअल हर मंथ। ये सेपरेट इंडिविजुअल क्यों कर रही है बैंक रिकंसिलिएशन? बिल्कुल हो सकता है कि भाई वो बोले, अच्छा सबसे आसान चोरी करने का तरीका क्या होता है सुनना। सबसे आसान चोरी करने का तरीका ये होता है कि आप बोले मैंने बैंक में पैसे जमा करा दिए, आप बोले बैंक में पैसे जमा करा दिए, जबकि असल में जमा, तो वो पता कैसे लगेंगे? बैंक स्टेटमेंट से। कहाँ से पता लगेंगे? और उसकी रिकंसिलिएशन से। रिकंसिलिएशन में आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रही होगी ना, कि बैंक में पैसे जमा करा मतलब अनक्लियर चेक। मैं बैंक को बोलूंगा 5 दिन बाद भाई पैसे क्यों नहीं जमा कर रहे तुम, 5 दिन हो गए, 1 दिन का लैग होता है या मैक्सिमम 2 दिन का। वो बोल रहा है दोगे तो जमा करेंगे ना, तो हमें पता लगेगा ये बंदा था जो रिकंसिलिएशन बनाता है। बात समझ आ रही है? तो दैट मीन्स कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि रिकंसिलिएशन से सारे फ्रॉड सामने आ जाते हैं। बात क्लियर है? ये था आपका होल एंड सोल कैश एंड बैंक का साइकिल। ये भी एक है कि भाई आ सकता है पेपर के अंदर, तो मैंने बता दिया इधर। अब सर इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। साइकिल याद तो नहीं करनी होती है, बट ये कि समझनी होती है। साइकिल अगर याद नहीं करोगे, अच्छे से दिमाग में नहीं बिठाओगे, तो मुझे तुम खाली एक बात ये बता दो कि तुम उसको, सिस्टम को देख के डेफिशिएंसीज कैसे निकालोगे? तो ये कौन सी आ गई? एक मिनट देना भाई, डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा जी, ये रहा आपके सामने सवाल, एक सबको आ गया ये? मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा जानी। इधर देखें सब पहले बच्चे,
क्या आपके सामने पहले ये कंफर्म कर दो, सवाल आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी, ओके बेहतरीन है। अच्छा जी, अब सुनिएगा आगे। अच्छा भाई, इसके बाद मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे इसमें से डेफिशिएंसीज बतानी है। सही है, जहां आपको दिखेगी आप रोक देंगे मुझे, ये आपने करना है। सही, जैसे कल किया था हमने, कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तुम लोगों ने इधर। कैटरपिलर कंपनी इज अ क्लोथिंग रिटेलर which operates 45 stores throughout the country. The company's year end is 31 March 2007. Caterpillar company has an internal audit department which has undertaken a number of internal control reviews specifically focusing on cash control at stores. बोला भाई अगर बहुत सारे shows हैं तो वो internal audit का काम ही है ये control को check करना। आगे, during the year, the reviews have taken place in the largest 20 stores at this is where the most issues arise. वो बोल ये रहा है 45 स्टोर्स में से 20 स्टोर्स का उन्होंने कोई रिव्यू किया है। सही है जी, क्योंकि वो बोलता है यूजुअली मसले यहीं पे ही आते हैं। उसने रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो किया है। यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ वुडलाउस and company and reviewing the internal control documentation relating to cash receipt system, preparation of interim audit, सही है, which will involve visiting a number of stores in the head office. अच्छा भाई, each of the Caterpillar store has on average 3 to 4 cash tills. अच्छा पहले तो मुझे एक बात बता दो, पहले पैराग्राफ में क्या डेफिनेशन दिखती है? 20 को चेक कर रहा है, करने कितने चाहिए? 45। अच्छा जी भाई, मुझे बता दो ऑनलाइन वालों, ऐसा ही है? 100% चेक करना चाहिए। तो आपने बेहतरीन पहली तो बिल्कुल सही पिक की है, बिल्कुल सही किया कि भाई आपने पूरे चेक करने चाहिए rather than only 20। ऐसा ही है जी, चलें जी, वेरी गुड यार। अच्छा भाई, अगर मैं ये कहूं कि अगर वो पूरे चेक नहीं कर रहा तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? ऑनलाइन में लिख के बताएंगे, आप लोग भी सोचें तो फोन से इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। हाँ जी, आपने चलो कहा तो सही है, बाकी ये लोग भी बता दें। हाँ जी, वेरी गुड, जहां चेक नहीं हो रहा वहां पे रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा है। ऐसा ही है जी, तो हमें हर जगह चेक करना ताकि हमारी गवर्नेंस बनी रहे। मेक सेंस? चलिए, ये तो इम्पैक्ट है। क्या सजेशन क्या दोगे? सजेशन, बिल्कुल सजेशन ये देनी चाहिए कि इंस्टेड ऑफ 20 स्टोर्स ऑल 45 स्टोर्स शुड बी चेक फॉर इंटरनल कंट्रोल रिव्यू। ऐसा ही है जी, चलें जी, बेहतरीन हो गया। यानी सर आपने इसमें से एक मंजन तो बता दिया मुझे, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि 45 स्टोर्स हैं और चेक हो रहे थे कितने भाई? 20 स्टोर्स। यानी आपने बाकी के जो 25 स्टोर्स है उसको अल्लाह वास्ते रखा हुआ है। ऐसा ही है? चलें जी आगे, बेहतरीन यार, वेरी गुड। इधर अब मुझे एक बात बताओ, ईच ऑफ कैटरपिलर कंपनी स्टोर्स हैज ऑन एवरेज 3 और 4 कैश टिल्स। कैश टिल्स क्या होते हैं? शुक्रिया, जिसमें पैसा रखा जाता है। हाँ भाई ऐसा ही है, मैं मुझे बताओ, इंग्लिश थोड़ी वीक है। ओके जी, कैश काउंटर्स, लाइक ऐसा ही है इधर। टू टेक कस्टमर पेमेंट्स। अब तुम अगर इम्तियाज में भी जाओगे तो 2 काउंटर्स तो मुझे भी दिखते हैं। सही है जी, इवन 3 या 4 भी होते हैं बड़े इम्तियाज में, कि भाई लाइन लगी हुई होती है, फिर लोग आ रहे हैं पैसे दे रहे हैं इधर। अच्छा जी, all employee based at the store are able to use each till। all employee based at the store यानी स्टोर में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो टिल को यूज कर सकते हैं। अब ये आप सोचेंगे, and are able to use each till and individuals do not have their own log on codes although employees tend to use the same till each day। कोई मसला है इसमें? क्या मसला है? हर एम्प्लॉय यूज कर सकता है, तो इसमें क्या मसला है? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, तो इसको अगर अंग्रेजी में बोलें तो क्या बोलेंगे कि क्या है ये मतलब? इसको हमने कंट्रोल से अगर लिंक करें, यहाँ बच्चे वेरी गुड बता भी रहे हैं, क्या मसला, क्या बन गया इसमें? मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, मैंने बताया था। सही है, तो आपने डेफिशिएंसी अगर बतानी है तो यहीं से उठाओगे ना। आप बोलोगे कि ऑल द एम्प्लॉइज बेस्ड एट द स्टोर आर एबल टू यूज ईच टिल। सही है, तो इसकी रिकमेंडेशन बताओगे ना। रिकमेंडेशन में ये लिखोगे स्पेसिफिकली कि
लिमिटेड एक्सेस शुड बी ग्रांटेड टू कैश टिल, ऐसा ही है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इसमें भी इम्प्लीकेशन वही है कि अगर हर किसी को एक्सेस होगा तो फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है, ऐसा ही तो कैश के थेफ्ट के चांसेस ज्यादा है। ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात पिक हो गई, क्लियर है, बेहतरीन है जी। चलें अगले, आगे चलें, आ जाओ जी आगे देख लेते हैं जानी। कस्टमर्स कैन पे यूजिंग आइदर कैश और क्रेडिट कार्ड, चलो ये तो कोई मसला नहीं है, ये तो हो सकता है, बिजनेस है। And for any transaction, either the credit card payment slips or cash are placed in the till by the cashier. सही है। Where employees, friends or family members purchase clothes in stores, the employee is able to serve them at the till point. हाँ जी, ये डेफिशिएंसी है। क्या डेफिशिएंसी है? सही, पहले तो ये कि हर एम्प्लॉय को टिल का राइट नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज अगर राइट है भी तो वो बोल रहा है कि अपने रिलेटिव्स को बेच सकता है। अब रिलेटिव से या तो कम पैसे लेगा या तो लेगा ही नहीं, ऐसा ही है भाई ऑनलाइन वालों, ऐसा ही है जी। रिलेटिव से ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते कैश की वो। चलें जी, मेक सेंस, आगे देखते हैं। बेहतरीन, अब तक बिल्कुल सही। ऐसा हो सकता है कि स्लिप आ जाए लेकिन कैश नहीं आए, बिल्कुल हुजैफा बेहतरीन, बिल्कुल सही कहा कि भाई कैश आ जाए, स्लिप आ जाए और कैश नहीं आए, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। वो करे क्या, देखो इसमें क्या है, एक सेम बंदा कर रहा है, स्लिप भी सेम बंदा निकाल रहा है, कैश भी सेम बंदा जमा कर रहा है, तो दैट मीन्स कि हो सकता है कि भाई स्लिप निकाल के फाड़ के फेंक दे और बोले कैश जेब में, तो ये तो अलग अलग बंदे होने चाहिए ना। तो ये भी डेफिशिएंसी है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन भाई। इधर एट द एंड ऑफ ईच डे, अब देखो तुम्हें कब पता लगा, क्योंकि तुमने कहानी समझी भी है। इधर अब कह ये रहा हूं कि एट द एंड ऑफ ईच डे द टिल्स आर क्लोज डाउन विथ डेली रीडिंग्स ऑफ सेल्स चेकिंग फ्रॉम दी ईच टिल। भाई बोल रहा है हर दिन के आखिर में टिल्स जो हैं क्लोज हो जाते हैं और फिर उसकी डेली रीडिंग्स होती हैं ईच टिल से। सही है जी, आगे these are reconciled to the total of the cash in the tills and the credit card payment slips and any discrepancies are noted। इसको जरा पिक करना, बोल रहा है कि रिकंसाइल किया जाता है टोटल ऑफ द कैश इन द टिल्स। हमारे पास टिल कितने थे? 4, 3 या 4 थे। हाँ जी ऑनलाइन मतलब ऐसा ही है, टिल थे हमारे पास 3 या 4। वो कह ये रहा है कि हम तीनों टिल्स का टोटल करते हैं, तीनों टिल्स का टोटल करते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड द क्रेडिट कार्ड पेमेंट स्लिप एंड एनी डिस्क्रिपेंसीज आर नोटेड। तो मुझे आप एक बात बताएं, हर टिल का अलग अलग होना चाहिए, सबका एक साथ होना चाहिए? अलग अलग क्यों होना चाहिए? वेरी गुड यार, मैंने बताया था कि एक टिल में से लिमिटेड स्लिप्स निकलती हैं। एक रोल है तो उससे 100 इनवॉइसेस बन सकती हैं, 150 बन सकती हैं, बड़ा रोल है 250 बन जाएंगी। तो भाई हर दिन का हिसाब किताब क्या होना चाहिए? अलग अलग। रीजन है इसके पीछे, अलग अलग हिसाब किताब का एक और रीजन ये है कि फ्रॉड तुम्हें कैसे पता लगेगा कौन सा डील पे हुआ है, क्योंकि हर डील का बंदा अलग है। ऑनलाइन वाला पहले बताओ, ये बात समझ आई? अलग अलग होगा तो फंड कैसे पता पकड़ेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, लिमिटेड एक्सेस। वेरी गुड यार, देखो ये चीज है, आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर अलग अलग डील्स हैं तो अलग अलग डील पे अलग अलग बंदा चिपकाया हुआ है। तो अगर आप टोटल में देखेंगे और कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई लेट से, तो फिर तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन से डील में मसला था? तो रिकंसिलिएशन क्या ओवरऑल होनी चाहिए, अलग अलग सेपरेटली होनी चाहिए? वेरी गुड यार, आगे देखो। अपेरेंटली नहीं, अभी आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ भी है शायद। टू सेव टाइम दिस रिकंसिलिएशन इज डन बाय द स्टोर असिस्टेंट मैनेजर इन एग्रीगेट। ये बात सुनना ही है, टू सेव टाइम, टाइम सेव करने के लिए ये रिकंसिलिएशन जो स्टोर का असिस्टेंट मैनेजर है इन एग्रीगेट सारे शोज के लिए करता है एक साथ। हाँ भाई, तो 42 45 थे ना, तो 45 की एक साथ कर तो रहा है। अच्छा, और आज वेरी गुड यार, 45 की अलग अलग होनी चाहिए और अलग अलग बंदा होना चाहिए, ऐसा ही है? ऐसा ही है जी। चलिए जी, इधर
तो ये लिख सकते हैं कि डिस्क्रिपेंसीज कैन बी ट्रेस्ड टू रिस्पेक्टिव टिल, विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव बिल्कुल लिख सकते हैं वजह। आगे बेहतरीन यार कि भाई आपको ये यहाँ से पिक करना था कि ओवरऑल रिकंसिलिएशन क्यों बन रही है, अलग अलग बननी चाहिए ना। वही देखो आप दो अलग अलग बातें हैं, टिल की बाइफरकेशन होगी फिर स्टोर्स की भी बाइफरकेशन होगी। जो बड़े लेवल पे बंदा देखेगा वो देखेगा कि भाई किस ब्रांच में भंड है, जो ब्रांच लेवल पे होगा वो देखेगा किस टिल में भंड है। तो वो कैसे पता लगेगा, जितनी सेग्रीगेशन होगी। ऐसा ही है, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, वेरी गुड यार। इधर when this reconciliation is taking place, the cash is stored in the shop mall safe overnight, and in the reconciliation and in the morning it is transferred to the bank via collection by a security company। वो कह ये रहा है कि भाई जो पूरी रात गुजर जाती है, रात में कैश हमारे पास पड़ा होता है मिलियन रुपीस का, और अगले दिन सुबह वो कैश जाता है, तो सेफ में पड़ा हुआ तो है। स्मॉल सेफ है तो सही, कोई भी उठा के ले आएगा कंधे पे रख के, तो भाई वेरी गुड यार। अच्छा पहली गलती तो ये है कि 10 दिन के आखिर में पैसा चले जाना चाहिए, सही है, तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दो। सही है, अगर नहीं बढ़ा रहे, कोई मसले हैं ऑब्वियसली होते हैं, रात तक सेल होती है, गाड़ी खुला 10 बजे तक, 10 बजे कौन सा बैंक खुला हुआ है, वो तो नहीं है ना, तो कैश तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, तो फिर कैश रख रहे हो मेक सेंस, तो कौन से बॉक्स में रखें, हैवी लॉक बॉक्स में। तो भाई वेरी गुड, आपने दोनों चीजें पिक कर ली थी कि एक तो पैसा टाइम पे ट्रांसफर नहीं हो रहा यानी जमा नहीं हो रहा, दूसरा स्मॉल बॉक्स है। वेरी गुड यार। आगे अब देखो इसमें गेम क्या करता है, एक एक लाइन में छुपा हुआ होता है चीज को मैं पिक करनी है, तो ठहर ठहर के पढ़ना है उसको। आगे if the store is on, अच्छा, if the store is low on change for cash payments, a junior sales clerk is sent by a till operator to the bank with money from the till and asked to change it on a smaller denomination। ये क्या बोल रहा है, छुट्टे कराने जा रहा है, तो इसमें कोई मसला है। भाई देखो, if the stores in if the store is low on change for cash payments, सही है, यानी हमें कोई कैश पेमेंट करनी है और स्टोर के पास पैसा नहीं है, और पैसा है भी तो बड़े नोट है, हमारे पास कोई सस्ते छुट्टे नहीं पड़े हुए, तो क्या जूनियर सेल्स क्लर्क को भेजा जाता है बाय टिल ऑपरेटर। टिल ऑपरेटर बोलता है ये ले यार पैसे, जा और इसको खुले करा के ले आ, with money from the till and asked to change it on a smaller denomination। अच्छा जी, वेरी गुड यार, बिल्कुल सही कहा कि कैश की जो विड्रॉल है इसकी कोई अप्रूवल नहीं है, कैसे दे दिया तुमने टिल में से पैसा। वेरी गुड यार, और ये सेल्स क्लर्क लेके जा रहा है, हो सकता है बीच में से गायब हो जाए। सही है जी, तो सेल्स क्लर्क जो छोटा टुच्चा है उसके लिए तो ये पैसे भी बहुत ज्यादा है। वेरी गुड यार, जूनियर के पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। आगे मैं खत्म भी होने वाला, तुमने सारी डेफिशिएंसी तकरीबन बता ही दी है। द डेली सेल्स रीडिंग फ्रॉम द टिल along with the cash data and credit card payment data are transferred daily to head office through an interface with the sales and cash receipt records। वो कह रहा है ये कि हर रोज हेड ऑफिस को डेटा भेजा जाता है, ये तो अच्छी बात है ना, चेक करो अच्छी बात है नहीं है, कि भाई हमने जो भी ब्रांच ने चीजें की वो पूरी क्रेडिट कार्ड की स्लिप, जो नहीं स्लिप बनती है हम कराते हैं तो पूरे दिन की आखिर की रिपोर्ट निकलती है, उसमें होता है कितनी कितनी सेल हुई है, और कैश की अलग से रिसीट मिला के हेड ऑफिस को भेज दिया जाता है। तो चाहिए सही कंट्रोल है गलत कंट्रोल है। देखो रीड करो, डेली सेल्स रीडिंग्स फ्रॉम द टेल अलोंग विद द कैश डेटा एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट डेटा ट्रांसफर डेली टू हेड ऑफिस थ्रू एन इंटरफेस विद द सेल्स एंड कैश रिसीट्स रिकॉर्ड्स। वो कह रहे हैं कि भाई हम कैश रिसीट रिकॉर्ड को मिला के पूरा एक रिकॉर्ड दिन का डेली का हेड ऑफिस को भेजते हैं ताकि उनके पास रिकॉर्ड अपडेटेड रहे। तो क्या ये कंट्रोल अच्छा है या बुरा है? तो सही तो है, हर कोई भेजता है ना, एक बंदा कैसे भेजेगा, हर ब्रांच ही भेजेगी ना। मैं आप सबसे पूछा ऑनलाइन वालों, क्या ये कंट्रोल अच्छा है या इसमें डेफिशिएंसी है? अच्छा है नहीं, जल्दी बताओ जानी, ऑनलाइन वालों जल्दी तुमसे पूछ रहा हूँ। सही है ना कंट्रोल, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है, इसमें तो अच्छी बात है भाई कि रिकंसिलिएशन डेली हो रही है, डेली है तो इसमें तो कोई पंगा नहीं है, तो हर चीज में नहीं करना।
सही है जी। अच्छा जी आगे, अ क्लर्क ओवरसीज दैट दिस ट्रांसफर हैज अकर्ड फॉर ऑल स्टोर्स। अच्छा, अब एक क्लर्क है जो इस पूरे सिस्टम को देखता है कि क्या ये ट्रांसफर ऑफ डेटा सारे स्टोर्स के लिए हुआ या नहीं हुआ। आगे सुनो, ऑन अ डेली बेसिस ही आल्सो एग्रीज द कैश ट्रांसफर्ड बाय द सिक्योरिटी कंपनी has been banked in full by agreeing the cash deposit slip to the bank statement and the credit card receipt has been received from the credit card company। अच्छा जी, अब सुनना है इसको, इसमें इसको रीड करना है आपने। वो कह ये रहा है कि क्लर्क देखता है कि सारे मंजन के आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रांसफर हो गए, और दूसरा ऑन अ डेली बेसिस यही बंदा ही ऑल्सो एग्री करता है कि जो कैश ट्रांसफर हुआ था सिक्योरिटी कंपनी के जरिए बैंक में जमा होने के लिए, क्या वो डिपॉजिट स्लिप से एग्री करता है या नहीं करता, बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस करता है। एंड दैट द क्रेडिट कार्ड रिसीट्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड कंपनी। अब इसको जरा सोचना है, एक ही बंदा है जो देख रहा है कि ब्रांचेस से पैसा जा रहा है हेड ऑफिस के रिकॉर्ड्स में मेंटेन होने के लिए, और जो हमने पैसा बैंक में जमा किया था क्या वो पैसा बैंक में जमा हुआ या नहीं हुआ, डिपॉजिट स्लिप से यही बंदा मैच कर रहा है। क्या कोई मसला है? वेरी गुड यार, पैसा भी गायब कर सकता है, स्लिप भी गायब कर सकता है। तो सर ये तो मेरे ख्याल से लैक ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूटीज है, यानी क्लर्क की जगह बस बंदा है अथॉरिटी वाला हो प्लस सेग्रीगेशन ड्यूटीज। वेरी गुड यार, परफेक्ट। खुद भी लॉजिकली सोचो, एक बंदा ये इंश्योर कर रहा है कि हेड ऑफिस के पास सारे रिकॉर्ड्स जाएं, तो रिकॉर्ड्स का इख्तियार भी इसके पास है, और पैसे भेज के उसको रिकनसाइल भी यही कर रहा है। तो अगर मेरे लिए तो सबसे आसान बात है कि जो पैसे जो रिकॉर्ड उसको जा रहे थे मैंने एक स्लिप गायब की, और यहाँ से उसी स्लिप के अगेंस्ट में पैसे गायब कर लिए, ना रिकॉर्ड है ना पैसा है, रिकनसाइल्ड होगा सब। हेड ऑफिस क्या बोलेगा, सब वीआईपी है। बात समझ आई ऑनलाइन में? तो वेरी गुड यार। आगे, ऑन अ मंथली बेसिस द सेम क्लर्क रिकनसाइल्स दी बैंक स्टेटमेंट। सही है जी। अच्छा, ऑन अ मंथली बेसिस, ये सुनना ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा आप देखते हैं, द सेम क्लर्क रिकनसाइल द बैंक स्टेटमेंट टू द कैश बुक, द रिकंसिलिएशन आर रिव्यूड बाय द फाइनेंशियल कंट्रोलर if there are any unreconciled items। इसमें 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 पहला भर्ण क्या है, मंथली बेसिस पे बन रही है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा जी, अलग अलग क्लर्क को करना चाहिए रिकनसाइल, वेरी गुड यार। देखो एक तो बात देखो, इसको तीन जिम्मेदारियां दे दी है, रिकॉर्ड्स भेजने की, डिपॉजिट स्लिप से मैच करने की, तो इससे रिकंसिलिएशन क्यों बनवा रहे हो? इसको तो आपने और पावर दे दी चोरी चकारी करने की। तो सर दैट मीन्स के पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें रिकंसिलिएशन वही क्लर्क नहीं बनाएगा, कोई और क्लर्क बनाएगा। ऐसा ही है भाई, पहली चीज तो पक्की हो गई। और फिर दूसरा मसला ये कि डेली बननी चाहिए, मंथली डेली बननी चाहिए, ताकि हाथ क्या हिसाब किताब रहे। वेरी गुड यार। तीसरा भंड इसमें है, कोई मुझे बता दे सोच के। वेरी गुड यार, सोच के बताओ तीसरा भंड क्या है इसके अंदर, कोई बता देगा तो मजा आ जाएगा। हाँ जी सोचो, तीसरा बंद, तीन भंड है इस एक लाइन में। वेरी गुड, दो पिक कर चुके हो तुम लोग। तीसरा, ये बात, ये हुई ना बात। भाई यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोलर सिर्फ तब चेक करता है जब कोई अनरिकंसाइल्ड आइटम्स होते हैं, यानी जब बैंक रिकंसिलिएशन में कोई आइटम आ गया तो वो तो उसको क्या, फिर सिर्फ मुझे एक बात बताओ, नहीं फाइनेंस डायरेक्टर रिव्यू नहीं करेगा, गलत। हमने क्या बोला था कि एक सीनियर बंदा करेगा, फाइनेंशियल कंट्रोलर कोई चीज होता है। सही है जी। तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि सारी रिकंसिलिएशंस को चेक करना चाहिए उसको, या सिर्फ अनरिकंसाइल्ड को? सारी को चेक करना चाहिए, यानी मतलब पंगा ये है कि कोई अनरिकंसाइल आएगा तभी उसकी घंटी चलेगी, तब तक कार्रवाई हो चुकी होगी। तो इसको क्या सारी रिकंसिलिएशन को देखना चाहिए, और इस बंदे को तो इसलिए सारी रिकंसिलिएशन को देखना चाहिए, इसको सारा बिजनेस पता होता है। फाइनेंशियल कंट्रोलर पूरे बिजनेस के पैसे देख रहा होता है ये, और पूरे बिजनेस के पैसे में जब कोई अनरिकंसाइल्ड आइटम या रिकंसिलिएशन में सारे आइटम्स को देखता है तो उसको दिमाग चलता है, इसको पता होता है ये रिकंसिलिएशन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस बंदे से टर्म्स ऐसे है ही नहीं, वो तो फॉरेन पैसे निकाल लेता है या फॉरेन पैसे जमा हो जाते हैं। ऑनलाइन वालों तुम सबको ये बात समझ आई?
चले जी, फाइनेंशियल कंट्रोलर ओनली चेक इफ एनी अनरिकंसाइल्ड बैलेंस ऑल रिकंसाइल्ड शुड बी चेक। वेरी गुड अहमद, तो ये बात क्लियर हुई। यानी सर कुल मिला के अगर हम देखें इस सवाल के अगर मार्क्स मैं देखूं तो 20 नंबर, तो क्या इसमें से तुम 18 निकाल सकते हो आराम से? एक मिनट रुकिएगा। हेलो, चलो मैं आता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे कोई इशू जानी? अब देखो यार, एटलीस्ट इसका डर निकला इंटरनल कंट्रोल से। ऑनेस्टली बताओ, ऑनलाइन में जल्दी से बताओ यार, तभी करवाया ये ताकि ऐसे जान छूट है, ये याद होना चाहिए। हाँ जी, चल रहे हैं। ओके ओके, वेरी गुड। अब आगे सुने, बेहतरीन हो गया। अब आगे सुने, अब इस पे डीओसी डीओसी भी खेल लेते हैं ना। सही है। चलो, मैं अगर ये कह रहा हूँ कि रिकंसिलिएशन डेली बनती है, तभी तो डीओसी करोगे। क्या डीओसी होगा ऑनलाइन में, प्लीज लिख के बताएं। हर रोज देखो, बैंक रिकंसिलिएशन गलत कह रहे हो वजह। बैंक रिकंसिलिएशन मैं बोल रहा हूँ डेली बननी चाहिए। डेली का बैलेंस रिकंसाइल होना चाहिए, ताकि डेली भाई एक चीज महीने बाद पता लगे, वो अभी पता लग जाए क्या अच्छा है, अभी पता लग जाए। क्लियर है? अच्छा भाई, जल्दी से टीओसी बताओ। टीओसी बताओ कि हर रोज बैंक रिकंसिलिएशन बनती है, क्या टीओसी है? टीओसी क्या लिखूं मैं इंग्लिश में? एक मिनट आज तो मैं बताऊं। बजाज देखो, हर मंथ के ज्यादा अच्छी बात है कि डेली बन जाए, उसको करेक्ट कर लेना। सही है। अच्छा भाई, हुजैफा ने ये कहा सेलेक्ट द सैंपल ऑफ रिकंसिलिएशन, गलत। अगर तुमने रिकंसिलिएशन सेलेक्ट की सैंपल बेसिस पे, तो वो तो बनी हुई होगी। नहीं है ये बात समझ? तुम्हारे पास खद्दे बिछे में बैंक रिकंसिलिएशन के, तुमने उसमें से कोई उठाई, वो तो बनी हुई है। ये तो डायरेक्शन गलत हो गई ना। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं इस पर बता रहा हूँ देखो, ये बात याद रखना। देखो, लॉजिकल सी बात है। तुम्हारे सामने मैंने उसको कहा बैंक स्टेटमेंट दे दो। अब हो सकता है उसमें से कुछ बीच की गायब हो, कुछ दिनों की गायब हो। तुमने तो मेरे ख्याल से पिक किए कोई भी एक, तो तुमने कोई भी एक पिक की, तो मुझे बताओ हुजैफा, वो तो तुम्हें बनी हुई मिलेगी ना। अब तुम्हें अगर डायरेक्शन सही करनी है, तो हम उसके लिए करें क्या? उसके लिए ये, अच्छा मुझे देखना ये कि बैंक रिकंसिलिएशन बनती है या नहीं बनती। तो मैंने ये कहा, आप बता रहे थे कि मुझे सिलेक्ट सैंपल ऑफ एनी डेट। ऐसा ही है, इसने बिल्कुल सही कहा। इसने कहा भाई सेलेक्ट सैंपल ऑफ एनी डेट एंड आस्क मैनेजमेंट टू प्रोवाइड बैंक रिकंसिलिएशन ऑफ दैट स्पेसिफिक डेट एंड इंस्पेक्ट। अब बोलोगे एंड इंस्पेक्ट वेदर रिकंसिलिएशन हैव बीन परफॉर्म और नॉट। ऐसा है ऑनलाइन में, जल्दी बताओ। ये बात समझ आई? समझ गए? वेरी गुड यार, बेहतरीन। इधर तो हमने क्या कहा, कोई भी रैंडम डेट पिक की और हमने ये उससे रिकंसिलिएशन मांग ली, हमने बोला बताओ इस डेट पे बनी थी या नहीं बनी थी। ऐसा ही है। और वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एज वेल। सही है। और वो ऑब्जर्वेशन पिछली नहीं होगी, करंट की होगी, क्योंकि पीछे जाके तो पास में नहीं देख सकते ना कि उसने बनाई थी नहीं बनाई थी। तो ये जो अभी मैंने बताया था टीओसी, ये पास का था। अभी देखना चाहते हो तो जाके ऑब्जर्व कर लो। सही है जी, ऑब्जर्व। पर वैसे यूजुअली इसके लिए ऑब्जर्व बनता नहीं है, पर चाहो तो देख सकते हो भाई रिकंसिलिएशन बनती है नहीं बनती है, वही वाली बात उसको देखो कि जाके कि क्या कर रहा है इधर। चले, ये भी बात हो गई। वेरी गुड, आगे लेके चलते हैं। मुझे ये देखना है, तुम लोग बताओगे मुझे, मुझे ये चेक करना है कि जो बंदा रिकॉर्ड्स भिजवा रहा है और जो बंदा डिपॉजिट स्लिप से मैच कर रहा है, वो अलग अलग है। तो जरा इस पे टीओसी बताओ। हु इज सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स टू दी हेड ऑफिस। वेरी गुड यार। इन्होंने बोला कि भाई ऑब्जर्व, क्या बोला आगे, whether segregation of duties exists between whom, the person who is sending documents to head office and the person who is reconciling deposit slips with the cash deposited into the bank। यानी यार वेरी गुड, अब तुम लोग ना उस ट्रैक पे आ चुके हो। अब तो थोड़ा डर निकला। फिर होता है, होता है ना। पर अभी पहले के मुकाबले में बताओ, बेहतरी है ना? हाँ,
बस ये बात है। निका अब तो पता भी लग रहा है ना तुम्हें रीड कर करके। भाई रिवीजन का मकसद ही यही है कि यार एटलीस्ट तुम्हें एक चीज साथ से वापस से गुजारूं, क्योंकि मुझे पता है ऑडिट में तुम लोगों को मौत आती है लिखने में। पर तुम्हारी कल बात सुन के मैं बड़ा खुश हुआ कि तुमने लिखा है चीजों को, और लिखो। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी भी दिन में लिखो, पास हो जाएगा पेपर आराम से। सही है जी, हम प्रैक्टिस भी करेंगे रोज 2-2 घंटे 1.5 घंटा, तो तुम्हें भी लिखना है। सही है जी, चलें जी, ये भी बात समझ आ गई। मुझे एक बात बताओ, मुझे ये चेक करना है कि कैश हैवी लॉक्ड बॉक्स में है या नहीं है, टीओसी करना है। ऑब्जर्व, हाँ जी, ऑब्जर्व होगा इसके लिए, आई थिंक इंस्पेक्ट होगा। एसेट्स को जब चेक करते हैं तो इंस्पेक्ट होता है ना। यही है भाई। आपका क्या मशवरा है आप लोगों का, जल्दी बताओ। और यूं भी लिख सकते हैं, जब ऑब्जर्व इंस्पेक्ट में फंस जाओ, उमर ने लिखा है चेक वेदर कैश इज केप्ट इन दी हैवी लॉक्ड बॉक्स। चेक कर लेंगे, ऐसा ही है, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, मुझे ये देखना है। वेरी गुड यार, बेहतरीन। मुझे ये देखना है, तुम लोग गाइड करो मुझे जल्दी से। मुझे ये देखना, अच्छा पीओसी समझ आ रहे हैं ना इसके सारे। और देखो याद नहीं किए हैं, खुद ही निकल रहे हैं, हमें पता है एक डायरेक्शन मिल गई है, इंस्पेक्ट की, सैंपल की, ये सारी चीजें बेहतरीन होगी। आगे सुनिएगा। फिर मैंने ये कहा, मुझे ये चेक करना है कि पेडी कैश एक्सपेंसेस के लिए वाउचर बनता है या नहीं बनता, या वो साइन होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ। गलत 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 गलत। डॉक्यूमेंटेड है, वाउचर है ना, डॉक्यूमेंटेड है मेरी जान। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अभी एक मिनट रुकना, ये भी बताएंगे। हाँ भाई बताओ, मुझे ये देखना है कि वाउचर बनता है या नहीं बनता। हाँ भाई, तो क्या मैं ये लिखूं सेलेक्ट सैंपल ऑफ वाउचर्स, जल्दी बताओ जानी। ऑनलाइन हो, जल्दी बताओ, सेलेक्ट सैंपल ऑफ वाउचर, बता दो। तो मोतुजा वाहिद, ये मैं फिर सेलेक्ट सैंपल ऑफ वाउचर क्यों नहीं कर रहा। वो तो बना हुआ होगा, आप पिक कर गए हो तुम लोग, वो तो बना हुआ होगा भाई। वो तो बना हुआ होगा ना, तो आप करेंगे सेलेक्ट सैंपल ऑफ expenses from the expense ledger and ensure and inspect whether the related voucher has been prepared or not। ऐसा ही है। वेरी गुड यार, बहुत परफेक्ट। अच्छा जी, ये भी बात समझ आ गई, बेहतरीन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये देखना है कि रिकंसिलिएशंस दिन के आखिर में इनवॉइस की और कैश की होती है या नहीं होती। बेहतरीन जा रहे हो यार। हाँ जी, मुझे ये देखना है कि रिकंसिलिएशन दिन के आखिर में इनवॉइस की और कैश की होती है। भाई रिकंसिलिएशन बनती है ना, दिन के आखिर में इतनी इनवॉइसेस हैं, इतना कैश मैच होगा तो सही है। हाँ जी, सोचें। नहीं, इसके लिए मेरे ख्याल से ऑब्जर्व करेंगे आप। ऑब्जर्व वेदर reconciliation at the day end have been made between cash invoices and cash in hand। ऐसा ही है, तो आपके पास दोनों की रिकंसिलिएशन रहेगी। और एक और चीज भी इसने बताई है, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ इनवॉइसेस एंड ऑब्टेन देयर रिस्पेक्टिव रिकंसिलिएशन। बेहतरीन। इन्होंने कहा आप सेलेक्ट, आपने अच्छा अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सैंपल पे रिकंसिलिएशन दे दो, क्या मसला है, वो तो बनी हुई होगी। इसने बिल्कुल सही कहा, आपने कहा सेलेक्ट द स्पेसिफिक डेट, और स्पेसिफिक डेट की क्या मांग ले, सारी स्पेसिफिक इनवॉइसेस, एंड आस्क whether the reconciliation have been performed or not। और अगर बनी हुई तो उसको इंस्पेक्ट कर लेना। ऑनलाइन वाले ये बात क्लियर है। यानी सर आपको सिर्फ सेलेक्ट अ रैंडम डे एंड चेक रिकंसिलिएशन हैज बीन मेड। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है यार, बिल्कुल सही लिखा है। सेलेक्ट अ रैंडम डेट, बिल्कुल सही बोला। सेलेक्ट अ रैंडम डेट एंड इंस्पेक्ट whether reconciliation for that date have been made or not। क्लियर है जी, ऑनलाइन वाले जानी, क्लियर है ये बात, जल्दी से बताओ। ओके जी। अच्छा भाई, अब मैं तुम लोगों को, ये तो हो गया कैश एंड बैंक का ना, ये वो साइकिल थी जो थोड़ी सी ट्रिकी थी। मैं तुम्हें बता देता हूँ, सेल्स, परचेज, कैश एंड बैंक और पेरोल, ये ट्रिकी साइकिल होती है, ये तुम्हें मैंने बता दी है। सही है जी। बाकी 2-3 चिल्लर है, मैं उसकी समरी भी तुम्हें लगा के दे देता हूँ उसके अंदर। सही है जी, तुम्हारे पास एक पूरा होल एंड सोल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, किसका, इंटरनल कंट्रोल्स का। सही है जी। फिर तुम उसको रीड कर लेना,
अगली क्लास से क्या कहते हो, मैं रिस्पॉन्सेस करा दूं? मंड के लिखेंगे, सही है, एथिक्स भी कर लेंगे, पर मैं बोल रहा हूँ मंड के लिखेंगे। देखो क्योंकि तुम्हारा पूरा जो है ना वो रिस्पॉन्सेस से भरा हुआ है, उसको लग के लिखेंगे, बेहतरीन प्रैक्टिस करें तो सवालों पे सवाल करें। मैं बोलता रहूंगा, रिवाइज कराऊंगा, फिर सवाल कर लेंगे। भाई एग्री है? चलें जी, डन हो गया जी, रिस्पॉन्सेस कर लेते हैं, बेहतरीन हो गया जी। चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज। सब रिस्पॉन्सेस कराऊंगा, शॉर्ट के हों, आरपी के हों, सारे कर लेंगे, सही है। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में।